हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। और आज आप सुन रहे हैं अपनी युवाणी दोस्त सौम्या को। दोस्तों, मॉनसून ने दस्तक दे दी है, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि बदलते मौसम में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और फिर आपसे जुड़े रोजगार समाचार और शैक्षणिक समाचार भी होंगे। आज आपकी मुलाकात कराएंगे द पॉन्डमैन ऑफ इंडिया से मशहूर रामवीर तंवर की, जिन्होंने अपने बलबूते पर तालाबों के जीवित करने का बीड़ा उठाया है। उनसे बात की है हमारी रेडियो दोस्त निहान ने। और दोस्तों, कार्यक्रम के दौरान गीत संगीत का लुत्फ भी लेते रहेंगे। तो चलिए अपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मॉनसून ने दस्तक दे दी है और किसानों के खेती बाड़ी करने वालों के चेहरे पर ये खुशी साफ देखी जा सकती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। खेतों में धान की रोपनी चल रही है और रोपने वाली महिलाओं के पारंपरिक गीत ने इस मौसम को और भी खुशनुमा बना दिया है। सारे पेड़ पौधे हरे भरे होकर खुशी से झूम रहे हैं। नदियाँ, तालाब सभी पानी से लबालब भरे हुए हैं और उसमें निवास करने वाले सभी जीव जंतु के लिए ये समय बहुत अनुकूल है। जो ताल तालाब कुएं सूख रहे थे, उनकी जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत जीवित किया जा रहा है और बारिश का मौसम उनके जीवित करने के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। बारिश के मौसम में हमारा इकोसिस्टम बैलेंस्ड हो जाता है। इस समय प्रकृति की खूबसूरती देखने लायक होती है। तो आप भी इस मौसम को जरूर एंजॉय करें और प्रकृति को जी भर के निहारें, लेकिन उसके साथ साथ खुद का भी ध्यान रखें। वैसे भी कोरोना का कहर अभी भी जारी है। बारिश के मौसम में अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। जमा पानी में मच्छर ज्यादा पनपते हैं। ऐसे में अपने कूलर के पानी को भी बदलते रहें। हो सके तो अंडरग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग की भी व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे हमारा वाटर टेबल राइज होगा। बारिश के मौसम में मच्छरों से बचने के लिए आप मच्छरदानी का प्रयोग करें और पूरे बदन को ढकने वाले कपड़े पहनें। दोस्तों, इस समय बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन होने के भी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे में अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो घर आकर साफ पानी से अवश्य नहाएं। इससे आप स्किन इन्फेक्शन से बच सकते हैं। दोस्तों, बारिश के मौसम में सर्दी जुकाम भी आम बात हो जाती है। इन सब चीजों से बचने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और हमारा खान पान भी सही होना चाहिए। इस मौसम में हमें बासी भोजन से परहेज करना चाहिए। अधिक अम्लीय भोजन का भी सेवन ना करें। ज्यादा मिर्च मसाले तले चीजों से परहेज करें। इस मौसम में हमें पहले से कटे हुए फल सब्जी नहीं खाना चाहिए। बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए। अपने भोजन में सीजनल फल सब्जियों को तरजीह दें। तरल पदार्थों का सेवन करें। इस मौसम में हमें हल्का और पौष्टिक आहार लेना चाहिए और हमारा इम्यूनिटी बढ़ाने वाले चीजों का इस्तेमाल आप जरूर करें। आप लहसुन, अदरक, काली मिर्च, हल्दी, तुलसी का सेवन जरूर करें। ये सभी हमारे शरीर के बहुत लाभदायक होते हैं। इस समय हमारा पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है, तो डायरिया होने के चांसेस भी रहते हैं। ऐसे में अगर आपके घर में ORS घोल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आइए अब बात करते हैं हमें बारिश के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो सूती कपड़ा तो बेस्ट होता है। अगर आप हल्का फुल्का भीग जाते हैं तो जल्दी सूख जाता है। हमें टाइट फिटिंग कपड़े पहनने से बचना चाहिए। ये कपड़े बारिश होने पर शरीर से चिपक जाते हैं, तो हमें ढीले ढाले कंफर्टेबल कपड़े पहनना चाहिए। आजकल हमें अपने साथ रेनकोट और छाता जरूर रखना चाहिए और हमें इस मौसम के हिसाब से जूते चप्पल भी पहनने चाहिए, जिससे हमारे पैर भी कंफर्टेबल फील कर सकें। दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं द पॉन्डमैन ऑफ इंडिया से मशहूर रामवीर तंवर की, जिन्होंने अपने बलबूते पर तालाबों के जीवित करने का बीड़ा उठाया है। उनसे बात की है हमारी युवा साथी
नेहा वत्स ने। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब छोड़कर तालाबों को जीवन देने का काम किया है। जल ही जीवन है, इस मंत्र को अपने जीने का उद्देश्य बनाया है। आइए बात करते हैं दी पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर रामवीर तंवर से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी सासाराम से बात करने के लिए। नमस्कार नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस आज आकाशवाणी के साथ ये अवसर देने का कि मैं आपके साथ जुड़ूं और देशवासियों के साथ, लोगों के साथ अपने चीजें, अपने विचार शेयर करूं। सर, तालाबों को पुनर्जीवित करने का ख्याल कैसे आया? क्या प्रेरणा रही इस काम को करने की? देखिए, तालाब वैसे तो इसके लिए प्रेरणा की कोई जरूरत नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है ये, आपकी भी, सभी लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि तालाब हमारी विरासतें हैं, हमारे बुजुर्ग हमारे लिए छोड़कर गए हैं और हमारे बुजुर्ग खुद भी बताते हैं कि उनमें वो किस तरह से नहाया करते थे, उनका पानी पीते थे। तो उन्होंने तो तालाब हमें अच्छी कंडीशन में दिए थे, लेकिन हमने उन तालाबों को एक सुंदर वाटर बॉडी से निकाल कर उनको बदबूदार डंपिंग ग्राउंड बना दिया। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि कैसे इन तालाबों को हम फिर से रिवाइव करें, कैसे उनको उसी स्थिति में बहाल करें। तो इसके लिए आसपास के जब मैंने गांव के तालाब देखे जिस पर बचपन मेरा बीता है, जिस पर हम बैठकर खेला करते थे, उनकी हालत देखी कि जहां हम बचपन खेलते थे आज उनके पास 5 मिनट हम खड़े भी नहीं हो सकते। तो ऐसी तालाबों की स्थिति जब मेरी पढ़ाई चल रही थी तो देखकर तब विचार आया कि इसके लिए कुछ करना चाहिए, अदरवाइज तालाबों का नामो निशान मिट जाएगा और जो कि भविष्य के लिए बड़ा खतरनाक है। जो कर रहे हैं उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। आप बीटेक ग्रेजुएट हैं, आपने नौकरी भी की है, लेकिन फिर आपने जॉब छोड़कर तालाबों पर फुल टाइम काम करने का मन बनाया। ऐसे में आपकी फैमिली और सगे संबंधियों का क्या रिएक्शन था? बिल्कुल, देखिए, मैं बीटेक भी हूँ, एमटेक भी हूँ और मेरी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी खासी जॉब थी, लेकिन मैं जॉब के साथ साथ भी ये करता था। हालांकि उस समय पे उतना ज्यादा नहीं था ये काम। कभी कभी जल जागरूकता हम फैलाने के लिए गाँवों में जल चौपाल लगाते थे जिनमें तालाबों की बात हम करते थे। तो सिर्फ उस समय पे बातें होती थी जॉब के समय पे और थोड़ी बहुत साफ सफाई, कहीं पे क्लीन ड्राइव करते थे। लेकिन जब जॉब कर रहे थे तब चीजें बढ़ती गई और उस हद तक पहुंच गई कि हम तालाबों को रिवाइव करने तक ये कैंपेन पहुंच गया। तब हमें लगा कि अब हम जो खुशी हमें नजर आती है, जो हमारा मन लगता है, वो जॉब में कम लग रहा है, उस काम में ज्यादा। हमेशा ये रहती थी कि कब जॉब से छुट्टी हो, कब तालाब तक चला जाऊं, कब वहां पे काम शुरू कर लें, कब लोगों से मिले वहां पे। और एक दिन ऐसे ही फिर आया कि मेरी थोड़ा सस्टेनेबिलिटी भी बनने लगी, लोगों से सहयोग मिलने लगा तालाबों को रिवाइव करने के लिए। तब हमने सोचा कि अब दोनों हाथों में लड्डू लेना बेकार है, एक को पाने के लिए दूसरा को छोड़ना ही पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो उस समय पे हमारी कंफर्ट जोन थी हमारी नौकरी 8 घंटे की मल्टीनेशनल, वो हमने छोड़ के पूरी तरह से फिर तालाबों को रिवाइव करना शुरू किया। कुछ दिन तक तो बड़ी समस्या हुई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैं परिवार का पहला ऐसा सदस्य हूँ जो 10वीं के बाद भी पढ़ाई की है। तो घर वालों की और भी ज्यादा उनमें जिम्मेदारी थी कि कोई परिवार का सदस्य जो कॉलेज तक पहुंचा है, जिसने पहली बार हमारे घर में से किसी ने कॉलेज में पैर रखा है, उसकी जॉब भी लगी है और उसने भी जॉब छोड़ दी, तो घर में मायूसी का माहौल रहा और सबने बड़े ताने भी दिए कि तुम जो है इसीलिए तुमने पढ़ाई की थी, ये नाली साफ करने के लिए, तालाब साफ करने के लिए जोड़, क्योंकि जोड़ साफ करना एक तरीके से नाली साफ करने की तरह गांव वाले देखते हैं। लेकिन हम अपनी जिद पर अड़े रहे। हमने कहा कि हम आपसे देखिए पैसे नहीं मांगेंगे, हमें जब लगेगा कि अब हमने गलत डिसीजन लिया है हम छोड़ छाड़ के फिर से अपना वो जॉब पकड़ लेंगे, उतनी काबिलियत हमारे अंदर है। तो वो टाइम था, लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि चीजें सस्टेनेबल होती गई और घर वालों को भी लगने लगा कि आई थिंक इसका डिसीजन सही है, ये इसमें दूसरे काम कंसल्टेंसी देकर ये अपना घर का खर्चा भी चला रहा है और अपना वो भी कर रहा है। तो अब घर वाले थोड़ा कम कहते हैं इस चीज के लिए कि तुम जॉब क्यों नहीं करते। हालांकि अभी भी उनका मन रहता है, प्रेशर रहता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं। भीड़ से हटकर चलना आसान नहीं होता है। इजी लाइफस्टाइल को छोड़कर ये अलग, भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाना बिल्कुल आसान नहीं होता है। ऐसे में आप अपनी अब तक की जर्नी को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, जर्नी तो कोई भी है, अगर लीक से हटकर, जैसे आप कह रही हैं, लीक से हटकर अगर कोई आप रास्ता पकड़ते हैं तो वो बेहद चुनौतीपूर्ण रहता है हमेशा।
तो इस और हर काम में अलग अलग तरह की चुनौतियां रहती हैं, तो ये मेरा जो काम है उसमें अलग तरीके की चुनौतियां हैं। इसमें जान माल का नुकसान की संभावनाएं बनी रहती है। अब आज तालाबों पर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, उन पर छोटी सी जमीन कब्जाने का मतलब है 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी उन्होंने हथिया ली, सरकारी जमीन। और कई बार तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना है। और लोगों में ट्रस्ट करना बहुत बड़ा एक फैक्टर है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि दूसरे एनजीओ जो भी हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए काम करती हैं। जब मैं गांव में जाता हूं तो वो भी यही कहते हैं कि तुमको क्या मिलेगा इससे, और दूसरी एनजीओ आई थी उन्होंने भी हमें ऐसे ही झांसा देकर वो भाग गए, तुम भी ऐसे ही भाग जाओगे। तो उस तरह का है, चैलेंजेस हैं। दूसरा फैमिली है, फैमिली का आपको काम भी करना है तालाबों के लिए, आपको अपना इनकम का भी साधन बनाना है, उसी काम में से फैमिली को भी चलाना है, परिवार भी आप पर आश्रित है उसको भी देखना है। तो वो सारी चीजों में बैलेंस करना वो बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन जर्नी, इस सारी चुनौतियों से जो सीख मिली है वो आई थिंक अगर मैं कहीं आईआईटी से आईआईएम से पीएचडी भी कर लेता तो मुझे नहीं लगता कि वो मैं ग्राउंड लेवल की जो चीजें हैं उनको मैं सीख पाता, जो कि मैंने खुद ने की है। आज कई बच्चे आते हैं आईआईटी के लिए जो पीएचडी कर रहे हैं, वो थीसिस में मदद मांगते हैं कि हम आईआईटी कर रहे हैं और आपकी मदद चाहिए, क्योंकि उनके पास किताबी नॉलेज बहुत है, मुझसे भी बहुत है, वो मुझे भी पढ़ा सकते हैं आसानी से। लेकिन जब ग्राउंड लेवल की बात होते हैं तो कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्होंने तालाब देखे ही नहीं है अलग अलग प्रकार के, वैसे वो पीएचडी कर गए हैं। तो आज चैलेंजेस तो है ही, लेकिन इसमें सीख बहुत बड़ी है। जीवन से कठिनाइयों से लड़ने की सीख मिली है और अपने आप को कैसे सरवाइव कर सकते हैं उसकी बहुत अच्छी सीख है। तो मैं तो भगवान का इस जर्नी को एक तरह से गिफ्ट मानता हूँ और उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अभी तक हौसला बनाए रखने में मेरी मदद की है। ये एक यूथ ओरिएंटेड प्रोग्राम है हमारा, तो युवाओं के लिए आप क्या सलाह, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए युवाओं के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप कभी इंतजार ना करें कि कोई आपसे आकर कहेगा कि आपको ये काम करना है, या फिर आप दूसरों को देखकर कभी शुरुआत ना करें। कभी दूसरे की जो फेमस है या किसी का अखबार में नाम आ रहा है तो आपके मन में विचार आया कि मुझे भी यही काम करना है अगले दिन से, क्योंकि आपको कोई भी न्यूज आर्टिकल या वीडियो, आपको 1 मिनट की वीडियो या 2 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको वो चैलेंजेस नहीं बता सकती जो सच में ग्राउंड पे उसने फेस किया है, जिसने वो काम किया। सबकी पारिवारिक स्थितियां अलग अलग है, सबकी सामाजिक स्थितियां अलग अलग है। तो आपका मन जिसमें है उसको आप जाए, ना कि आप फेम पे जाए, ना कि आप ये देखें कि कई बार आर्टिकल पढ़ लेते हैं कि 50,000 से शुरू किया व्यवसाय और 5 करोड़ कमा लिया। तो उसकी कंडीशंस क्या थी, आप उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए, वो आप शब्दों में कोई ना आप महसूस कर सकते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। तो लेकिन कई युवा मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि जब हमारी एक टीम बन जाएगी तब हम शुरुआत करेंगे आपकी तरह। मैं कहता हूँ टीम बाद में बनती है, पहले शुरुआत करनी पड़ती है। तो अगर आप उम्मीद लेकर बैठे हैं कि एक दिन हमारी टीम बन जाएगी और हम शुरुआत करेंगे, वो गलत है बिल्कुल। आप पहले शुरुआत करिए, उसके बाद टीम बनेगी। आप कोई भी काम कर सकते हैं अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप काम करना जानते हैं और आप मेहनती हैं, तो अपने आप 10-20 के 500-1000 लोगों को भी आपके पास टीम बन सकते हैं और वो सभी लोग आपका सहयोग करेंगे। सभी तरह के लोग मिलेंगे, आलोचना वाले भी मिलेंगे, टांग खिंचाई करने वाले भी मिलेंगे, सहयोग करने वाले मिलेंगे। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे बनाते हैं। आकाशवाणी सासाराम की ओर से आपको ऑल दी वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। आप इसी तरह से समाज और देश के काम आते रहें और पीढ़ियों को इंस्पायर करते रहें। धन्यवाद नेहा जी, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए और मुझे मौका देने के लिए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे द पॉन्डमैन ऑफ इंडिया से मशहूर रामवीर तंवर को। दोस्तों, कल यानी 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे है। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है और इन्होंने हर समय इस कोरोना महामारी में भी सिद्ध किया और करते आ रहे हैं कि वो भगवान का दूसरा रूप हैं। हम उन सभी डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। वो अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना मरीजों का बखूबी इलाज कर रहे हैं। वो इस समय देश के नागरिकों का इलाज कर एक तरह से देश की सेवा कर रहे हैं। तो हमें भी इन डॉक्टर्स का सम्मान करना चाहिए, उनका हौसला अफजाई करना चाहिए। एक तरफ जहां डॉक्टर्स अपनी देश सेवा का फर्ज निभा रहे हैं, सेना बॉर्डर पर निभा रही है, तो हमें भी अपना देश सेवा का फर्ज निभाना चाहिए।
और आप ये देश सेवा का फर्ज सरकार का कोरोना नियंत्रण में साथ देकर कर सकते हैं। सरकार द्वारा समय समय पर जो गाइडलाइंस आ रही हैं, उनको फॉलो करके कर सकते हैं। घर से बाहर जब भी निकलें तो मास्क पहनकर ही निकलें या कपड़े से मुंह ढकें। सामाजिक दूरी का आप कहीं पर भी हो अवश्य पालन करें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। संभव हो तो हाथों को साबुन से धोते रहें। और हाँ, देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लोकल खरीदें, वोकल फॉर लोकल। बहुत सारे लोगों को कोरोना में पलायन करना पड़ा था। अगर आप लोकल खरीदेंगे तो उनको रोजगार भी मिलेगा, देश का पैसा देश में रहेगा और देश आर्थिक रूप से और सशक्त हो जाएगा। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 29 जून से ही लिए जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2020 है। अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दारोगा मुख्य परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। यह परीक्षा 23 अगस्त को होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ शैक्षणिक समाचारों की। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बचे हुए एग्जाम्स अब रद्द कर दिए गए हैं। छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। सीबीएसई 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 15 जुलाई को जारी किया जाएगा। बिहार बोर्ड में इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए 1 से 10 जुलाई तक आवेदन लिए जाएंगे। इस बार छात्र 3 माध्यमों से फॉर्म भर पाएंगे: वसुधा केंद्र, जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र और घर या किसी अन्य स्थान से कंप्यूटर के माध्यम से। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है www.ofssbihar.in और हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। आप हेल्प डेस्क नंबर 6122230009 पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। अब आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं एवं सुझाव दे सकते हैं। आप हमसे ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @AIR सासाराम। आप हमसे फेसबुक पर आकाशवाणी सासाराम पर जुड़ सकते हैं और आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम युवाणी, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम। पिन कोड है 821115। नमस्कार।